नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंतिम दिनों में जो तैयारी की रणनीति होनी चाहिए आरपी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम तक मैंने जितने भी एग्जाम क्लियर किए हैं उनकी रणनीति भी बीच बीच में साझा करेंगे। साथ साथ में क्या ज़रूरी है, एक स्टूडेंट में क्या आवश्यक है, कितना सिलेबस होना चाहिए, किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को मैंने शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस है सीनियर टीचर का, सेकंड ग्रेड का जो टीचर है, उसमें 9, 10, 11, 12 बीएससी और टीचिंग मेथड 4 पोर्शन है। तो अगर कोई बच्चा इनमें से, मान लो मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो 9, 10 को छोड़ देते हैं या टीचिंग मेथड को छोड़ देते हैं या बीएससी का आधा पोर्शन छोड़ देते हैं, ठीक है, इस टाइप के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो गलती कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका जो सिलेबस है ना, वो 100% की तरफ होना चाहिए। अब 100% एकदम सॉलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कवर 100% हो उतना अच्छा है। अब कब तक कवर करना चाहिए एग्जाम से? अगर एग्जाम मान लो कि 7 तारीख को एग्जाम है, तो उससे पहले वाले महीने की 7 तारीख तक आपको जितना भी सिलेबस करना है वो नया करना है। उसके बाद में आपको नया सिलेबस ऐड नहीं करना। आप वीक है तो और भी ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं, आप इंटेलिजेंट है तो टाइम कम कर सकते हो। एन एवरेज में ये कहूंगा, मान लो अगर 7 तारीख को एग्जाम है, मान लो कि 7 सितंबर को एग्जाम है, तो 7 अगस्त तक आपको सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। आप कमजोर हैं तो आपको 1 अगस्त से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप थोड़ा टाइम और कम कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो टाइम है आप अगर रिवीजन करोगे, तो जब मुझे याद है कि मेरा खूब अच्छे से 11th-12th तैयार था, फिर भी रिवीजन के लिए आपको मिनिमम 15 डेज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कई बार हम चीज़ें आगे पे टालते रहते हैं। अगर आप कोई चीज़ को आगे पे टालते रहोगे, बाद में देखेंगे, तो लास्ट में एग्जाम पास आ जाती है और वो हो नहीं पाती। तो या तो मेंटली फ्री हो कि नहीं करना तो अब नहीं करना, कोई बात नहीं, या फिर कुछ उसमें से इजी पोर्शन उसको कवर करना चाहिए। तो जैसे कोई कहे, मान लो मैं होता, जैसे मैंने जब सीनियर टीचर का एग्जाम दिया था तो टीचिंग मेथड नहीं पढ़ के गया था, 9, 10 नहीं पढ़ के गया था, बीएससी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया था, लेकिन है ना जो पढ़ के गए थे वो सॉलिड था और उस टाइम इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतना लेवल भी नहीं था, तो एग्जाम क्लियर हो गई। लेकिन अब अगर मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा होता और मेरा टीचिंग मेथड और 9, 10 तैयार नहीं होता, तो मैं चाहे हल्के लेवल का टीचिंग मेथड तैयार करता, लेकिन करता जरूर। चाहे मुझे कोई कहता है कि टीचिंग मेथड की ये 100 पेज की पीडीएफ है, डेली मेरे को चाहे 10 पेज पढ़ने पड़ते, चाहे आधा याद रहे न रहे, मैं उनका एक बार जरूर रिविजन करता। ऐसे ही 9, 10 का पोर्शन है, उसमें भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करता। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के जा रहे हो उनको कवर करने की कोशिश करो। बीएससी का टॉपिक है वो इतना इजीली कवर होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा हाई लेवल का आप तैयार करो, लेकिन मीडियम लेवल का कर लो, लो लेवल का कर लो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं किसी टॉपिक को बहुत कम पढ़ के जाता हूँ, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। इजी लेवल का क्वेश्चन आए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनमें कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। तो टफ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो, इजी क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट कर दो। तो वहां पे वो चीज आपकी, जैसे मान लो 9, 10 से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया और आप 9, 10 नहीं पढ़ के गए और वो क्वेश्चन आपका छूट गया, तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। टीचिंग मेथड मान लो बहुत इजी आ गया, तो वो टीचिंग मेथड है ना आपको एग्जाम से बाहर कर देगा, ठीक है। इसलिए सिलेबस को कोशिश करें 100% कवर करें। मैं नहीं कह रहा 100% सॉलिड होना चाहिए। 100% का मतलब है इसमें आप कितना परसेंट टॉपिक है ना आप सॉलिड कर सकते हो, कितना परसेंट बीच का कर सकते हो, कितना परसेंट बहुत अच्छा कर सकते हो, इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस एग्जाम से 1 मंथ पहले आप रिवीजन, आप मेरे हिसाब से कम 1 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो जो कमजोर है, अपने आप को मानता है कि मेरा थोड़ा याद कम रहता है, उसको और भी पहले 40 डेज पहले ना लेना चाहिए। तो कितना सिलेबस कवर करें? 100% सिलेबस कवर करें। किस हिसाब से कवर करें? 60% अगर सॉलिड हो, 20% अगर मीडियम हो, और ये 20% है ना आपका काम चला हुआ, तो वो ठीक है। जितना आपको मार्क्स चाहिए उतना परसेंट आपका सॉलिड होना चाहिए। इसमें से दूसरा, सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि आपका सॉलिड है तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन होना ही चाहिए। सॉलिड का मतलब ये है कि सबके क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपका होना चाहिए। और मीडियम का मतलब ये है कि अगर इजी क्वेश्चन है तो आना चाहिए, हार्ड क्वेश्चन है तो नहीं आए। और लो का ये है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो आ जाए, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बच्चे ये कहते हैं कि ये टॉपिक तो मेरा सॉलिड है, ये इसका क्वेश्चन तो मैं करके आऊंगा, ये क्वेश्चन तो मैं सबसे पहले करूँ ना। मैंने इतनी एग्जाम दी है, मैंने यही देखा है। मैं तो ये भी मानता हूँ मेरे कुछ टॉपिक इतने सॉलिड हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ उसका एग्जाम में क्वेश्चन आए जो मेरे नोट्स में से, वो भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्यों? अथा है सिलेबस, इतना बड़ा है भाई, मैं क्या कहूँ, इतना बड़ा सिलेबस है, बच्चों से कैसे कवर कर पाते हैं बच्चे जाने, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस कवर करने के लिए बहुत ही धैर्य की जरूरत होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है। तो अनावश्यक दबाव न बनाए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन हम करके रहेंगे। क्वेश्चन होता है तो करो, नहीं होता तो छोड़ दो। पूरे सिलेबस में से जिस लेवल का पेपर है उस लेवल के क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। पेपर इजी है
तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो सिलेबस का जो रेशियो मैं यही मानता हूँ कि 60-20-20 का रेशियो रखो। इसमें आप चेंज कर सकते हो। चेंज क्या कर सकते हो, मान लो कि आपका सॉलिड है वो 50% है, मीडियम आपका 30% है, ठीक है, और ये आपका 20% है, ऐसे भी चेंज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम जो बता दिया ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके जाते हो तो सक्सेस रेट है ना बहुत अच्छी रहती है। मेरा जो एग्जाम, जब मैं एग्जाम देने गया था तब थोड़ा लेवल ही कम था, तो मेरा सॉलिड की बात करें तो 40% सॉलिड था और 30% है ना वो अपना मीडियम मान लो, और 10% अपना लो लेवल का मान लो, और 20% में टच में नहीं था अपना। तो इस टाइप का सिलेबस था। तो ऐसा होने पर भी सिलेबस हो जाता है कई बार, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। उसके लिए साथ में जीके भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स कहीं वीक है तो जीके स्ट्रॉन्ग हो तो चलेगा। लास्ट एक महीने में क्या करें, कई लोग क्या है कि भाई है ना पढ़ते टाइम उसके नोट्स उठा लिए, उसके क्वेश्चन उठा लिया, उसका टेस्ट उठा लिया, ये पढ़ लिया और वो पढ़ लिया, उस पर ज्यादा। लास्ट एक महीने जो भी आपने पढ़ा उसको समेटो। आपने जो पढ़ लिया ना उसका रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। जो पढ़ा है उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी रिवीजन पे फोकस करो, जितना उस पर रिवीजन पे फोकस करो। अगर कोई टॉपिक आप इस टाइम नया पढ़ने की सोच रहे हो, तो अगर नए पढ़ने से काम चले तो कोशिश करो कि नए पढ़े, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप रिवीजन 25 दिन में कर सकते हो तो 5 दिन और दे सकते हो नए टॉपिक के लिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, एक महीने लास्ट का जो एक मंथ है या 40 डेज, वो है आपको रिवीजन के लिए देने चाहिए। उस टाइम आपको नई चीज नहीं करनी चाहिए। उस टाइम आपको पीएचडी नहीं करनी चाहिए। पीएचडी नहीं करने का मतलब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको नहीं आ रहा तो एकदम ढंग से पढ़ा, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। अब ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे सारे क्वेश्चन आने चाहिए। इस टाइम ये है कि आप क्वेश्चन, जैसे मुझे कोई कहे कि आपको रिवीजन करना है, तो मान लो कि ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, तो मैं मैट्रिक्स का चैप्टर उठाऊंगा, वहां से क्या करूंगा, पहला एग्जाम्पल पढ़ूंगा, दूसरा पढ़ूंगा, तीसरा पढ़ूंगा। फिर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा हार्ड है तो मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। फिर ऐसे करके मैंने 10 में से एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अगले 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अगले 10 क्वेश्चन में मैंने और सोल्व कर लिया। इस टाइप से किसी का मुझे आंसर नहीं आया तो मैंने रीड कर लिया, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा ठीक है तो उसके मार्क्स कर दिया। और एक बार सारा पढ़ने के बाद में मुझे अगर 8-10 क्वेश्चन है ना जो मुझे लगे कि दोबारा देखने, उनको एक बार और देख लिया। 8-10 क्वेश्चन ऐसे जो मेरे को समझ नहीं आए मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो रीजन टाइम आपको सारे आने चाहिए, या फिर आपके पास जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं, या आपके पास जो क्वेश्चन का कलेक्शन है पहले से जो आपने कर रखा है, उसमें से पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को रिवीजन है। तो मैं जब भी लिखता था तो मेरा सिस्टम ये था कि जहां मैं अटकता था वहां से स्टार लगा लेता था। ज्यादा अटक गया, दूसरी बार भी अटक गया तो 3-4 स्टार हो जाते थे, एक बार अटक गया तो 1 स्टार है। एक ऐसा लगता है कि बिना पढ़े भी काम चल जाएगा तो अगली बार स्टार को हटा देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार अपना ऐसा कोई संकेत होना चाहिए कि इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को इसको देखना है, इसको इस प्रकार से करना चाहिए। कई लोग भी शॉर्ट नोट्स में विश्वास रखते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स में विश्वास नहीं रखता। मेरा रिवीजन का तरीका ये है कि क्वेश्चन देखा, आंसर आ रहा है, इसका आ गया, इसका आंसर आ गया, इसको देखना है, इसको करके देख लिया, ठीक है। तो जो जो आ रहे हैं रीड से वो रीड कर लिए, जिनको लग रहा है कि करके देखना उनको करके देखना है। तो मैं सभी क्वेश्चंस को देख के जाता था, तो वो मेरा रिवीजन होता था। जितने क्वेश्चंस का आपको मेथड आता है वो सबसे ज्यादा रिवीजन बढ़िया मानते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता है या उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उसको क्वेश्चंस कम करनी चाहिए, या सोर्स नोट्स में उसको विश्वास है तो सोर्स नोट्स बनानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं जो पढ़ता हूँ तो उसको पढ़ते टाइम ऐसा करता हूँ कि वो भूलने के चांस कम रहते हैं, फॉर्मूले वगैरह, इसलिए शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी अगर पढ़ रहे हैं और आप थोड़ा भूलते जाते हैं तो थोड़ा पढ़ने में चेंज कीजिए। पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा, न कि शॉर्ट नोट्स में। तो मुझे लगता नहीं है कि भाई, मैंने कभी जिंदगी में शॉर्ट नोट बनाए नहीं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है, आप फॉलो करें, आपको जो बेटर रिजल्ट दे उस तरीके को आप फॉलो करें, ठीक है। तो लास्ट एक महीने में सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। परीक्षा में कितने परसेंट अटेम्प्ट करने चाहिए, ये क्वेश्चन पहले काफी बार मेरे से पूछा जाता था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैं ये कहता था कि अगर मैं आपको ये कह दूंगा कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो क्या आप कर लोगे क्या। तो 2-3 बार पेपर हार्ड है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना लोगों ने बंद कर दिया। अब तो हालत ये है कि जेके के पेपर में भी नहीं कह सकते कि कौन से पोर्शन में से क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कौन से पोर्शन में से क्वेश्चन टफ आ गया, कौन से इजी आ गया, कुछ नहीं कह सकते। तो इतना होना चाहिए कि आपने पढ़ा है, उसका क्वेश्चन आपको धैर्य से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ के करो वो टॉपिक वो क्वेश्चन ही आप नहीं रीड कर पा रहे हो, वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बैठना जरूरी है। वहाँ आप कई बार एग्जाम देने के बाद पता चलता है ये क्वेश्चन तो मेरे दोबारा सामने नहीं आया, पहली बार सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देखा हो वो अटेम्प्ट होना चाहिए, चाहे पहले राउंड में हो चाहे दूसरे राउंड में होना चाहिए। तो वहाँ धैर्यपूर्वक क्या करने चाहिए, जैसे पेपर हार्ड आ गया, 40% के लाले पड़ रहे हैं, तो वहाँ कहाँ अपने सोचेंगे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या कि पहले से क्वेश्चन डिसाइड और उतने हो जाए। ऐसा तो मैंने टॉप किया है कई बार, आरपीसी टॉप किया है, तो ही संभव नहीं है, पता ही नहीं चलता कितने किए हैं कितने नहीं किए। वो घर पे आके देखते हैं तब लगता है। कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए कि एजुकेशन गलत नहीं हो, छूटना नहीं चाहिए, पहला राउंड लगना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप ध्यान रखें क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पहले राउंड में गलतियां न्यूनतम करें। और 30 मिनट देखो, स्टार्टिंग के 30 मिनट में धैर्य रखना जरूरी है।
अगर आप स्टार्टिंग के 30 मिनट में आपका धैर्य जवाब दे देता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है, और या पेपर का लेवल बहुत हार्ड है। दो ही चीज पॉसिबिलिटी, अगर या तो तैयारी में कमी है या पेपर का लेवल बहुत हार्ड है तो धैर्य जवाब दे रहा है। तो ऐसी दोनों सिचुएशन में क्या है, धैर्य रख के ही पेपर देना है। पहले राउंड में आपको क्या करना है, पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आते हैं, चाहे आपको 5 ही आए, पहले राउंड में आपका पूरा पेपर पता चल जाना चाहिए। इसमें ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन देखा, ये देखा हुआ ये हो जाएगा, कर लिया। ये दूसरा क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ नहीं है और समझ में नहीं आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा, ये लग तो रहा हो जाएगा, तो उसको मार्क कर दिया, स्टार लगा दिया, इसको दूसरे राउंड में देखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ गया, कर लिया। पांचवा क्वेश्चन आ गया, कर लिया। छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां, नौवां नहीं है, छोड़ दिए। तो नहीं होंगे, ऐसा भी पढ़ लिया, नहीं हो गए तो उनको एकदम क्रॉस मार दिया कि ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट नहीं करने। तो दूसरे राउंड में कौन सा क्वेश्चन करना जरूरी है, किस हिसाब से करना जरूरी है, ऐसा है। तो मेरा पहला राउंड हमेशा ही फास्ट लगता था, हमेशा ही बढ़िया तरीके से लगता है। और कॉन्फिडेंस है ना, स्टार्टिंग के मुझे जब भी दिक्कत हुई है तो एग्जाम में स्टार्टिंग के 15 मिनट या 10 मिनट हुई है, उसके बाद में दिक्कत नहीं है। तो जब मैं सोचता हूँ मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मैंने टॉप किया, तब भी स्टार्टिंग में 10 मिनट अगर दिक्कत रहती है तो कोई भी स्टूडेंट है उसको दिक्कत रह सकती है। इसलिए स्टार्टिंग के 30 मिनट है, आपको धैर्य से पेपर देना। कई लोग स्टार्टिंग 10 मिनट धैर्य नहीं रखते, फिर तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। उससे न तो आप आगे के लिए कुछ सीख पाओगे, न आप उस पेपर का पूरा आनंद आएगा। तो कोशिश करें कि आप उस पेपर को जैसा भी आता है, जितना भी आता है ना, उसको धैर्यपूर्वक करें। मान लो कि हो सकता है स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हार्ड हो, फिर आगे का पोर्शन इजी स्टार्ट हो, तो धैर्य रखें। हो सकता है 50 क्वेश्चन तक हार्ड आए तो भी धैर्य रखें। मैं तो ये कहूंगा पूरा पेपर एक बार पूरा राउंड नहीं लग जाता तब तक धैर्य रखें। फिर आपको पूरा पेपर देने के बाद आपको लगता है कि अब तो है ना पेपर हाथ से निकल गया, तब आप कुछ भी कर लो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा तुक्का मत मार के आओ। तुक्का मार के ऐसा मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने ना सिलेक्शन ले लिया हो। फिर भी आप धैर्य से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो, देखो कि क्या 40% में हो सकता है अपना सिलेक्शन हो जाए। तो टारगेट हमेशा ऐसा रखें जो कि आपको रिजल्ट दे। ऐसा तुक्का मार के आपने 5-7 क्वेश्चन 1 मिनट में कर दिए और 507 तो गलत कर दिए, तो ऐसे करने से अच्छा है कि आप न करो तो ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एक तो पहले से टारगेट नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए कि कितने क्वेश्चन करूँ। एक ये नहीं होना चाहिए इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मेरे से होगा ही। दोनों चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, इतनी बार मैं पढ़ चुका, लेकिन ऐसा तो मैं आज तक मैं यही नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी टेस्ट देता हूँ तो ये कहता हूँ कि ये जो टेस्ट है इसमें आपको मैक्सिमम अचीवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि होगा, लेकिन मैक्सिमम और औरों की तुलना में बेटर मिलेगा आपको, और औरों की तुलना में बेटर मिलेगा। और आप अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, 40% पे फोकस रखिए। पेपर हार्ड आते तो 40% का टारगेट डिसाइड कर लें। एक्यूरेसी, गलतियां न्यूनतम करें। कई लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में है ना छोटी मोटी गलतियां करते हैं। पहली गलती प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, दूसरे ऑप्शन की जगह तीसरा ऑप्शन लगा दिया, तीसरे ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन लगा दिया। और एक आधा क्वेश्चन है ना उसको ढंग से रीड नहीं किया, नहीं है, नहीं पूछा, सत्य पूछा है, सत्य पूछा है। ये चीजें अब है ना इस लेवल पे इतने अभ्यास करना चाहिए कि नहीं हो। तो प्लस माइनस की मिस्टेक है, ऑप्शन दूसरी जगह तीसरा कर दिया, असत्य है, सत्य है कि नहीं है, कुछ ऐसा पूछा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली रीड करना। जैसे क्वेश्चन पढ़े तो कई बच्चे बताते हैं कि सर हमें असत्य आता तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते, तो अच्छी बात है। जैसे असत्य पूछा तो अंडरलाइन कर लिया, तो ऐसे मोटा मोटा अंडरलाइन कर लिया तो दिखना चाहिए। तो ऐसी चीजें है ना वो ध्यान रखें। इतनी भी क्या स्पीड है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया और क्वेश्चन गलत कर दिया, ऐसी स्पीड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, देखते ही पता चल जाए आंसर है। ऐसी स्पीड मत बढ़ाओ जहाँ पे प्लस माइनस इन्हें करना पड़े, गुणा इन्हें देखना पड़े। ठीक है, मतलब आपके पास मोटरसाइकिल और आप बिना आगे देख के और स्पीड बढ़ा के चलाएं, इसका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि आप उस चीज को पहले से करके होमवर्क अच्छे करके वहां पे जिस स्पीड है वही रहेगी, उससे फास्ट नहीं हो सकती, घबरा के कम कर सकते हो। इसलिए स्पीड बढ़ाने की कोशिश एग्जाम में न करें, जो स्पीड है उसको आप ना उसी स्पीड में चलने दें। ठीक है, पहला राउंड लगाना जरूरी है। फर्स्ट राउंड अगर आप लगाते हो तो पहले राउंड लगाना जरूरी है। पहले राउंड में आप ये नहीं क्रम से, कई बच्चे क्या है कि जैसे पहला दूसरा, पहला करने वाले दूसरा करेंगे ही, उसके बाद तीसरा करेंगे। मेरा तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 1 से 10 तक ना लगातार की हूँ। अपना तो 1 से लेकर तीसरा तो तीसरा, बाद में 7वां रहा तो 7वां, 11, 15, 18 जो भी, अगर पूरे पेपर में से पहले राउंड में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन करता हूँ। लेकिन बाकी क्वेश्चंस को बस एक बार देख लिया कि ये देखा हुआ है, देखा हुआ है तो इसको अपना अगले राउंड में करेंगे। पहले राउंड में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लग गए और 1 मिनट में नहीं हुआ। अगर 1 मिनट में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब इस क्वेश्चन के लिए अपना दिमाग सही काम नहीं कर रहा। कई बार एक क्वेश्चन जिसमें अगर आपने 4 से 5 मिनट लगा दिए पूरा पेपर खराब कर देगा। पहले राउंड में अगर आपने 4 से 5 मिनट वाले क्वेश्चन ले लिए 2-4, तो फिर तो आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहला राउंड हमेशा अच्छा लेवल का लगना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है पहले राउंड में आप डर जाओ और अटेम्प्ट नहीं हो रहे। अगर आपको अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो औरों से भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे, दिक्कत क्या है? आपसे कम हो रहे हैं तो औरों से भी कम हो रहे हैं। तैयारी बराबर की है तो फिर दिक्कत क्या है?
एरर ध्यान रखा, पहले राउंड में ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एरर 0% ही रहनी चाहिए, स्पीड चाहे थोड़ी कम रहे। धैर्य के साथ पेपर दें, आप अगर धैर्य के साथ पेपर देंगे तो रिजल्ट स्वाभाविक है अच्छा आएगा। कई बार शुरुआती पोर्शन में पेपर हार्ड आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन हार्ड टाइप के आ जाते हैं, टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन पे आपकी कमांड कम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको धैर्य नहीं खोना है, पूरे पेपर में धैर्य को बनाए रखना है। अब जैसा भी हो आपको पूरा पेपर धैर्य के साथ देना है, तुक्के लगाने नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जाम में। ये नहीं सुना हमेशा बार बार आपका दिमाग कहेगा कि पीछे का पढ़ा हुआ याद ही नहीं है, पीछे का पढ़ा हुआ ये नहीं है वो नहीं है। मैंने भी इतनी बार कर लिया, एग्जाम दिया, हमेशा ये रहता है कि ये तो भूल गए, ये देख लिया। तो अगर लगता है भूल गए तो 5 मिनट उसको एक बार और देख लो, ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट देखो तो दोबारा लगेगा हाँ देखा हो तो लग रहा है, ठीक है। कई टॉपिक तो इतने छोटे हैं उसको चाहे आप 20 बार पढ़ लो दिन में, ठीक है। तो ऐसे डरने की भी जरूरत नहीं है, चाहे अगर ऐसा लग रहा है तो एक आधा टॉपिक छोड़ के रिवीजन उनका दोबारा और कर लो, बड़ा टॉपिक छोड़ दो, ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो। कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, जब तक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाओगे तब तक है ना एग्जाम पेपर अच्छा नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, पेपर किसी भी लेवल का हो। ये चीज मेरे साथ काफी बार होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, अब बच्चों के साथ ही होती है। तो दो चीज ध्यान रखें, एक तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो या तो आपके पढ़ने के तरीके में हो सकता है मिस्टेक हो, या फिर आप है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। तो एक तो परीक्षा के बाद ना कई बच्चों में क्या होता है, थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है, थोड़ा सा नींद आना कम हो जाता है, टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, घबराहट स्टार्ट ज़्यादा होती है। या तो इस टाइप का सिस्टम है, या फिर आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से न पढ़ के रटने का थोड़ा सा ज़्यादा समावेश किया है। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। तनाव न लें, टेंशन न लें। मोस्टली कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 100% सिलेक्शन, मेरे हर बैच में ऐसे बच्चे बता सकता हूँ जिनका 100% से ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस हैं, लेकिन रह जाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो उनमें योग्यता नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो एग्ज़ाम टाइम में जो एग्ज़ाम के जो 2.5 घंटे हैं उसमें वो धैर्य खो देते हैं, और फिर वो कहते हैं सर ये गलती नहीं करते ना। तो उनमें गलतियां भी प्रमुख कौन कौन सी हैं? एक तो आप किसी क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, 4 से 5 मिनट दे रहे हो। दूसरा आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में ना फटाफट कुछ क्वेश्चन है 10-15 या ज्यादा क्वेश्चन है उनको आप क्या कर देते हो, टिक मार कर देते हो बिना किसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। एक ये लगता है कि इतने क्वेश्चन से तो अपनी एग्जाम क्रैक होगी नहीं, तो कुछ क्वेश्चन और ज्यादा करने जरूरी है, तो अपने 20 क्वेश्चन और कर देते हैं। तो ये चीजें ना इनसे बचो, जैसा कर रहे हो वैसा धैर्य पूर्वक करते रहो। उसके अलावा कोई नया आप ना फॉर्मूला एग्जाम टाइम में डेवलप मत करो कि ऐसा करने से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 10 क्वेश्चन कम है तो कम से उतना ही करो, और तुक्के मार के 10 क्वेश्चन मत बढ़ाओ। या तो आप है ना पहले ही प्रैक्टिस करो कि आपके 10 क्वेश्चन और बढ़ने चाहिए, या फिर आप है ना तुक्का मत मारो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो ताकि है ना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रहे। एक अपनी जो कमियां उनको स्वीकार करो। जैसे मैंने पहली बार RS प्री दिया था तो मेरा उससे पहले मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मुझे जितनी मैथ्स आती उतनी तो किसी को मैथ्स आती नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस था। पेपर दिया और फिर 100 क्वेश्चन थे और मेरे से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए होंगे, पता नहीं अभी याद नहीं कितने हुए होंगे। तो उस दिन बाद में मेरे को समझ में आ गया कि अपने को तो मैथ्स आती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्या कमी रहेगी, तो मैंने देखा कि मैं सिर्फ है ना क्वेश्चन को सोल्व करने में दिमाग लगा रहा हूँ, अपने को तो दिमाग आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो तब से मैंने उन पर है ना काम करना स्टार्ट किया। गलतियां हैं तो अगर एक गलती आप बार बार करोगे तो रिजल्ट भी बार बार वही रहेगा। तो गलतियों को सुधारोगे तो रिजल्ट चेंज होंगे। तो पहली बार जो गलतियां की वो दूसरी बार नहीं की, दूसरी बार जो गलती की वो तीसरी बार नहीं की। कई बार देखा कि जीके नहीं पढ़ने का नुकसान हुआ है, तो नुकसान इतना ही हुआ कि रैंक का हुआ, सिलेक्शन का नहीं हुआ। तो जीके में टाइम दिया। कई बार ये पढ़ा कि ये टॉपिक छोड़ने वाले नुकसान हुआ है तो सिलेबस ज़्यादा कवर किया। तो ये चीज़ें एग्जाम देने के बाद में पता चलती हैं कि सिलेबस जितना ज़्यादा कवर करोगे उसका बेनिफिट होगा, ये एग्जाम देने के बाद में पता चला। दूसरा आप सिर्फ है ना सोल्व करके एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, एग्जाम देने से पता चला। जिक को इग्नोर नहीं कर सकते, एग्जाम देने से पता चला। टीचिंग मेथड है, कोई पोर्शन है उसको नहीं छोड़ सकते, एग्जाम देने से पता चला, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो जो कमियां हैं वो एग्जाम देने की बजाय पहले आप थोड़ा सा सुधार करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और उन चीजों पे काम करोगे तो आपका रिजल्ट 100% अच्छा रहेगा। जीके आजकल किस टाइप का आ रहा है, जीके इस टाइप का आ रहा है कि कितना ही पढ़ लो। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा मैंने जीके इतना पढ़ा, करंट जीके, और है ना एक क्वेश्चन किया वो भी गलत हो गया। तो इसका मतलब कई बार तो पेपर का लेवल या किसी टॉपिक का लेवल इतना हाई आ जाता है कि वहाँ पे आप पढ़ा और न पढ़ा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम आपका मीडियम लेवल का जीके होना चाहिए। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा टॉप लेवल का हो जाए, तो इस टाइप का जो एग्जामिनर का जो लेवल है ना वो हम अचीव नहीं कर सकते। मैंने जिस क्वेश्चन को 10 मिनट दिए हैं, मैंने जिस क्वेश्चन को 10 घंटे दिए हैं, मैंने जिस क्वेश्चन को 10 दिन दिए हैं, वो क्वेश्चन आप है ना कैसे 1 मिनट में वो चीज़ सीख पाओगे। वो एग्जामिनर का जो
पोर्शन है एग्जामिनर के, अगर पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरे मैथ्स में कुछ टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं देख के बता सकता हूँ इसका आंसर ये होगा। तो वो टाइम देने से हुआ है, टाइम देने से नहीं, उनको हम क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये चीज़ कहना क्या चाह रहा है, बोल क्या चाह रहा है, इसका डायग्राम कैसा होगा, इसको सोल्व करेंगे तो कैसा होगा। प्रैक्टिस से, अभ्यास से वो चीज़ें आती हैं। वो चीज़ हम एक बार में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते, और वो चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो लेकिन हम जीके मीडियम लेवल का तैयार करके जा सकते हैं। छोड़ना नहीं है, हाई लेवल का मत हो, चाहे मीडियम का हो चाहे लो लेवल का हो, पढ़ के जाओ, इजी वे में जाओ, हार्ड आता है तो छोड़ दो। पॉलिटी तो इस टाइप की आ रही है आजकल, पढ़ो चाहे न पढ़ो। तो कई बार तो मेरे को खुशी होती है कि पहले नौकरी लग गई, अच्छा रहा, वरना इस प्रकार की पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो है ना आप अच्छा इंसान है ना धैर्य खो दे। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के पोर्शन जो कि अब थोड़े हार्ड आने लगे हैं, जरूरी नहीं वो हमेशा हार्ड है, इजी भी आ सकते हैं। इजी आए तब आप नहीं करके आ रहे हो, तब गलती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। अब मैथ्स तो हार्ड थी, जीके भी हार्ड आने लगे। अब एक कई बच्चों में कंपैरिजन करने की आदत होती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इसके इतने क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, इसके इतने कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपेरिजन, वो कंपैरिजन कभी भी है ना करता है तो खुद को नुकसान होता है। आप अपने में सुधार करो, कंपैरिजन मत करो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, और आप जो तैयारी कर रहे हो आप वो 8 महीने से तैयारी कर रहे हो। तो अगर 8 महीने की तैयारी और 2 साल का कंपेरिजन कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, दूसरा लेवल होता है, एक बच्चे का माइंड लेवल है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट होते हैं, उनका लेवल देख के अच्छा लगता है कि भी हाँ इनका वाह क्या माइंड लेवल है। क्वेश्चंस का जब वो आंसर देते हैं तो लगता है कि ये चीज़ अपन इतनी साल से पढ़ा रहे हैं, अपन नोट नहीं कर पाए और ये अपने को बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का लेवल है ना, माइंड लेवल काफ़ी अच्छा है। तो आपका लेवल, देखो माइंड लेवल दो चीज़ होती है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो माइंड लेवल है ये है, स्टूडेंट का जो माइंड लेवल है ना वो यहाँ यहाँ है। तो मैं इनके साथ कंपेयर नहीं करता, मैं प्रैक्टिस में कंपेयर करता हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा लेवल इतना हो जाएगा, दूसरी बार करूंगा तो इतना हो जाएगा, तीसरी बार करूंगा तो इतना हो जाऊंगा। तो मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं इससे ऊपर चला गया। तो ये मेरा, ये मैं हूँ, ये जयप्रकाश है, ये जेपी सर है। यहाँ ये प्रैक्टिस है, ये मेरी प्रैक्टिस है, और ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो बच्चे का लेवल मेरे साथ एग्जाम देने वाले, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे से माइंड लेवल में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं इतना भी गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी जितनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो। मैं एक क्वेश्चन को जितनी देर धैर्य के साथ देख सकता हूँ ना, उतना नहीं देख सकते। तो मैंने क्वेश्चंस को जब घंटों में दिए हैं टाइम, तो इसका मतलब है ना पूरे पेपर को तो मैंने खूब टाइम दिया है। तो वो चीज़ है ना वो मेरे में है। तो मुझे जो मेरे में कमी है वो मैं प्रैक्टिस से सुधार कर रहा हूँ। मैं, मेरा लेवल है ना प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ा रहा हूँ। मुझे इस टाइप से पढ़ के और इस टाइप से सोच के इस क्वेश्चन को ऐसे फास्ट करना है, इस लेवल के भरोसे नहीं जा रहा। जैसे मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, मेरी सिस्टर का भी सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया। मैंने मेहनत की, 2 साल मेहनत की, मेरी सिस्टर ने 2 महीने मेहनत की। तो मैं 2 साल पढ़ा और मेरी सिस्टर ने 2 महीने पढ़ी। तो दोनों ने तैयारी का अंतर देख लो। अब 2 साल मैंने पढ़ाई की, मेरी सिस्टर ने 2 महीने पढ़ाई की, और मेरी सिस्टर का भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन ना लेवल का फर्क है, मेरी सिस्टर का माइंड लेवल मेरे से अच्छा, मेरे को पता है। लेकिन मेरी सिस्टर मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए मेरा अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सिस्टर का थोड़ा कम रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। दोबारा स्कूल लेक्चर का दिया, दोबारा मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया, वो दोबारा वही 2 महीने, मैंने दोबारा वही 2 साल। लेकिन है ना अभ्यास, प्रैक्टिस, वो चीज़ अपने को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आपको अगर किसी के से आगे बढ़ना है, तो अगर आपका माइंड लेवल कम है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो सीधी सी बात है, आप औरों से आगे सुधार होगा, आगे निकलोगे। एक हेल्थ से मैं कभी नहीं मानता हूँ, अगर आपकी मान लो हेल्थ, जिस कई बार बच्चों के बुखार होता है तो पढ़ने का बहुत है ना, आप पढ़ो, लेकिन बीमार हो तो मत पढ़ो। और अगर आप बीमार होकर पढ़ते हो और आप दोबारा आगे पढ़ाई नहीं छूटती आपकी, तो मेरे को बताना जरूर। ठीक है, तो अगर आपको बुखार है पढ़ाई छोड़ दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर में, ऐसा लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है, नींद आ रही है, सो, नींद की जरूरत है आपके शरीर को। तो जहाँ नींद की जरूरत है वहाँ नींद लो, जहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है वहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जहाँ खाने की आवश्यकता अच्छा खाना लो, भरपूर नींद लो, उसके साथ पढ़ो। अगर आप इसमें कहीं पे भी सोने में लापरवाही करते हो, खाने पीने में लापरवाही करते हो, तो इसका मतलब फिर आपका हेल्थ इश्यू होना जरूरी है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। और फाइनली फाइनली देखो, मैं यही कहूँगा कि कंपैरिजन करना नहीं है। अपने सिलेबस को जितना उसके उतना पढ़ो। अगर आपका 80% भी तैयार है तो आप यही सोचो कि अपना तो 100% तैयार है। एग्जाम में फ्री माइंड एग्जाम दो। जितना फ्री माइंड होकर एग्जाम दोगे उतना आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। आप बिना दबाव के अगर एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तविकता में मेरे दबाव से जो क्वेश्चन कम हो रहे थे उसकी तुलना में अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। और देखो मेहनत जो की है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, श्योर है। तो अगर इसी कारण हम क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा होती है बच्चों के टेस्ट लेते हैं, जितने हो सकते हैं उनका रिवीजन ताकि हो जाए, जितना रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। तो अगर एग्जाम तक 2-3 बार रिवीजन हो जाए उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर
अगर आप कम से कम एग्जाम से पहले आपने 2 बार पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसका कम से कम 1 बार रिविजन तो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कोई कहे कि मेरा अब रिविजन का क्या प्रोसेस होता, तो मैं ये कहूँगा भाई एक बार तो क्या है कि मैं लास्ट के 15-20 दिन, जितने दिन में मुझे लगता है सिलेबस एक बार तो मैं तब कर लूँगा। एक बार मैं ऑनलाइन टेस्ट से, और एक बार मैं ऑफलाइन टेस्ट से, और एक बार मेरा रिवीजन ऐसे टॉपिक्स में या ऐसे टॉपिक में जहाँ पे मुझे लग रहा है वीकनेस। ये 4 रिवीजन आपके आप पे डिपेंड है। अगर मान लो ऑनलाइन 30 टेस्ट है तो मेरा शेड्यूल रहेगा डेली का एक टेस्ट मेरे को देना है, 30 दिन में मेरे को कंप्लीट करना है। ऑफलाइन का हर संडे को टेस्ट है तो मुझे हर संडे को टेस्ट देना है। ठीक है, ऐसा है। टेस्ट का थोड़ा लेवल अच्छा होना चाहिए। टेस्ट में जो कमियां हैं, मतलब टेस्ट में ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट में आप ये कहने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि टेस्ट में क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए और उसमें मिस्टेक्स कम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे ये जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उठाया आपने, प्रीवियस क्वेश्चन उठाया और टेस्ट में दे दिया। बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में जाके सोल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आए, मान लो 2 आगे 4 आगे तो उतने तो कर दिए, तो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ही आएंगे। तो आपका सारा क्या होना चाहिए, कमांड चाहिए, पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं मीडियम लेवल के पेपर भी बनाता हूँ, हाई लेवल के बनाता हूँ और लो लेवल के बनाता हूँ। मीडियम की इसलिए बनाता हूँ कि चेक करें कि बच्चा मीडियम लेवल का। हाई लेवल का इसलिए कि बच्चा और कॉन्फिडेंस में रहे, उसको पता रहे कि पेपर में कभी भी क्वेश्चंस का लेवल है ना हाई आ सकता है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर ले। लो लेवल का इसलिए कि लो लेवल का आने पर आप कितना फास्ट कर सकते हो, कितना आपको आता है, आपको ये पता रहे कि किसी भी पेपर में से क्वेश्चन लो लेवल का आ सकता है। तो ये तीनों चीजें आपके शामिल होनी चाहिए। तो ये एक एक क्वेश्चन टेस्ट का मुझे पता रहता है कि ये मुझे मैंने क्यों दिया है, क्या बच्चे की क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस टाइप से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और कुछ भी दे दिया, ऐसा हो गया और वो टेस्ट तैयार हो गया, नहीं। टेस्ट बनाने में टाइम लगता है और इसीलिए उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट भी आता है। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो मेहनत है वो टीचर की मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम तो क्या कर सकते हैं, क्लास में पढ़ा सकते हैं। एग्जाम में जो आप डायरेक्ट उसको करके आओगे या जिस प्रकार से आप उसको सोल्व करके आओगे वो आपकी मेहनत काम करेगी, और आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी वही वास्तविक रिजल्ट है। तो धन्यवाद। एक प्लान बनाएं कि किस प्रकार से मुझे रिवीजन करना है। 40 डेज से 30 से 40 डेज का आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए।